हेलो स्टूडेंट्स, हम जो अपना थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। टेस्टिस के बारे में हमने पूरी डिटेल्स पढ़ ली थी और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बेसिक था वो हमने कवर कर लिया था। और कुछ एक पार्ट हमारे रह गए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो आज हमें वो पूरे के पूरे एक्सप्लेन करने की कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस चलती है वो पूरी डिटेल्स हमें आज पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं वासा फ्रेंसिया से। टेस्टिस तक का पढ़ लिया था कि भाई स्कोटम के अंदर टेस्टिस की फॉर्मेशन हो रही है, स्कोटम टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है जिसकी वजह से जो कि टेम्परेचर मेंटेनेंस है वो टेस्टिस की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। इसके अलावा एपिडेमिस प्रेजेंट, उसके चारों तरफ फाइल स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि कैसे कैसे पूरी फंक्शनिंग उनकी चलती है। अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है वासा फ्रेंसिया के बारे में। वासा फ्रेंसिया है वो कहाँ से इमर्ज आउट होगी? वो इमर्ज आउट होगी जो पोस्टीरियर एंड है रेटी टेस्टिस का, वहां से ये इमर्ज आउट होती है और ये डक्ट की फॉर्म में ये निकलती है। देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है, रेटी टेस्टिस से ये वाला पोर्शन रेटी टेस्टिस का था और ये फिर यहाँ से जो वासा फ्रेंसिया है ये यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं सेमीफेरस ट्यूबल्स की। तो सेमीफेरस ट्यूबल्स रेटेड ऐसे, सेमीफेरस ट्यूबल्स का हमने पढ़ लिया था कि भाई जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसमें मेन रोल प्ले कर रही थी। तो सेमीफेरस ट्यूबल्स, रेटेड टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, ये सारे के सारे एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स कौन से थे? एसेसरी डक्ट्स कौन सी थी? जो कि आफ्टर द सेक्सुअल डेवलपमेंट, मतलब हम जब प्यूबर्टी गेन कर लेते हैं उसके बाद ये जो सिस्टम हमारा डेवलप हो चुका है उसके बाद ये काम करना स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो ये किस में इंक्लूड होंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इंक्लूड होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम। मतलब वहाँ स्कोटम रीजन से हम बाहर आ चुके हैं, वासा फ्रेंसिया के बारे में पढ़ लिया। वहीं से जो स्टार्टिंग थी वो हमारी हो चुकी है। जो डक्ट वाला पोर्शन है, जो ग्लैंड्स वाला पोर्शन है वो डिस्कस करना है। जो एपिडाइमिस है वो एक फोल्डेड स्ट्रक्चर थी जो कहाँ से स्टार्ट होगी? वासा फ्रेंसिया से स्टार्ट होती है और हर एक टेस्ट इसमें 10 to 12 वासा फ्रेंसिया निकलती है। हर एक जिसको हम एपिडाइमिस कोल्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एपिडाइमिस प्रेजेंट होते हैं। हर एक जो टेस्टिस है, मतलब 2 टेस्टिस प्रेजेंट थे, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट था। तो 1 से 10 से 12 कोल्ड एपिडाइमिस इमर्ज आउट होती है। इट स्टार्ट्स विद द डक्ट्स नोन एज वासा फ्रेंसिया। जो एपिडाइमिस है वहां से स्टार्ट होती है। एपिडाइमिस है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? वासा फ्रेंसिया से स्टार्ट होगी। फ्रॉम ईच टेस्टिस 10 to 12 वासा फ्रेंसिया conferred to form a folded and coiled tube called epidermis। जो वासा फ्रेंसिया है वो हर एक टेस्टिस से, 2 टेस्टिस से, एक टेस्टिस से 10 to 12 वासा फ्रेंसिया एक फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाएगी, कोइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के 3 पार्ट्स होते हैं, काउपुट, कार्पस एंड काउडा। 3 पार्ट हैं, ये तीनों की अलग अलग फंक्शनिंग होती है। एपिडर्मिस का काम है जो स्पर्म्स फॉर्मेशन हो चुकी है उनको कुछ टाइम के लिए, टेम्परेली कुछ टाइम के लिए उनको स्टोर करेंगे। जब तक इजैकुलेशन नहीं होता उस पीरियड तक वो उनको स्टोर करके रखती है। एंड जो लेंथ है एपिडर्मिस की वो 20 फीट, अबाउट 6 मीटर इसकी जो लेंथ है वो होती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? ये जो पोस्टीरियर सरफेस है टेस्टिस का, वहां पे ये प्रेजेंट होती है। जो एपिडर्मिस का थर्ड पार्ट था काउडा एपिडर्मिस, ये अटैच होती है स्कोटम से और इसको क्या बोला जाता है? ग्रेबनुलकुलम। ग्रेबनुलकुलम इसको बोला जाता है। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि जो काउडा एपिडर्मिस है वो अटैच होती है स्कोटम से, किसकी वजह से अटैच होती है वो? तो किसकी वजह से अटैच होती है? ये होती है गुब्रेनाकुलम, इसकी वजह से ये अटैच होती है। एपिडर्मिस है वो क्या कर रही है? स्पर्म्स को स्टोर करके रख रही है। इसके अलावा इजैकुलेशन स्टेट तक इनको नॉन मोटाइल रखेगी, स्टोर कर रही है कुछ टाइम के लिए। अगर थोड़ी बहुत एक्टिवेशन मिलती है तब भी इनको मोटाइल फॉर्म में नहीं आने देगी, नॉन मोटाइल स्टेट में ही इनको रखती है।
जो काउडा एपिडेमिस है ये एंटी पैरेलल चलती है। देखते हैं हम इसका एक बार डायग्राम। ये देखिए यहाँ से जो यहाँ से ये काउडा एपिडेमिस है वो निकल रही है। तो देखो रेटी टेस्टिस से एपिडर्मिस नीचे की तरफ आई, ठीक है, और फिर जो काउडा एपिडर्मिस जो थर्ड पार्ट था वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके अपोजिट जा रहा है। तो अपोजिट जा रहा है तो इसका मतलब जो काउडा एपिडर्मिस है वो एंटी पैरेलली चल रही है यहाँ पे। तो ये एंटी पैरेलल चलेगी और ये कहाँ पे, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको क्रॉस करते हुए इजैकुलेटरी डक्ट है और यूरेथेरा का जो पार्ट है वहां पे जाके इसकी ओपनिंग होती है। आगे डायग्राम मिलेगा तो समझाती हूँ। ये देखो ये टेस्टिस है, टेस्टिस से ये हमारी जो एपिडेमिस थी वो निकल चुके हैं यहाँ से। यहाँ से फिर ये पूरा का पूरा पोर्शन कहाँ पे जाके ओपन होगा, जो इजैकुलेटरी डक्ट है, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से आएगा एंड जो इजैकुलेटरी डक्ट है उसके अंदर ओपन हो जाता है, जो कि किसका पार्ट है, जो यूरिथेरा का एक पार्ट है, उसके अंदर जाके ये ओपन हो जाता है। तो इसमें ये बताया कि एपिडेमिस का काम क्या है। एपिडेमिस का काम है स्पर्म्स को टेम्परेली स्टोर रखेगी, नॉन मोटाइल स्टेट में रखेगी, और इसके अलावा इनको मतलब जो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, तो उसमें जो काउडा एपिडेमिस है वो एंटी पैरेलली चलती है कॉर्पस एपिडेमिस की। जो फर्स्ट पार्ट है वो थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है उसके अपोजिट चलेगा उसका थर्ड पार्ट। काउडा एपिडेमिसिस है वो कॉर्पस एपिडेमिस के अपोजिट चलेगा और इसकी ओपनिंग कहाँ पे होगी, इसकी ओपनिंग होगी जो इजैकुलेटरी डक्ट है यूरिनरी ब्लैडर का, जो पीछे से होते हुए यूरिथेरा का जो पार्ट है इजैकुलेटरी डक्ट, वहां पे इसकी ओपनिंग होगी और वहां पे जाके सेमिनल वेसिकल वहां और प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ भी मिक्सिंग हो जाती है। फिर बात करें हम वेस्क्यूक्टोमी की, कुछ एक डिफेक्ट्स होते हैं। तो वेस्क्यूक्टोमी में क्या होता है कि भाई जो ये डक्ट्स पास हो रही थी, जो ये डक्ट्स पास हो रही हैं, जो ये डक्ट्स पास हो रही है इनको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, इन डक्ट्स को यहाँ पे कट करके और टाई अप कर दिया जाता है। डक्ट्स को कट करके यहाँ पे टाई अप कर दिया जाता है और टाई अप करने की वजह से क्या होगा, जो स्पर्म्स है वो आगे रिलीज नहीं हो पाएंगे। तो वेस्केटोमी मेल स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन है जिसके अंदर वास्ट डिफरेंस को कट करके और फिर उसके जो एंड्स है उनको टाई अप कर दिया जाएगा सेपरेटली, जो कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि स्पर्म ही नहीं जा रहे तो फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ से। फिर बात करते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसमें क्या होता है कि हमने जब स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ा था तो उस टाइम पढ़ा था कि जो फीटल है उसके 7 मंथ तक उसके जो एब्डोमिनल पार्ट है उसके अंदर जो टेस्टिस वाला पोर्शन है वो प्रेजेंट होता है। आफ्टर द 7 मंथ वो नीचे स्कोटम सैक के अंदर आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आफ्टर 7 मंथ स्कोटम सीजन जो रीजन है स्कोटम सैक है उसके अंदर जो टेस्टिस आने थे वो कई बार नहीं आ पाते, वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं, वो नीचे की तरफ पास नहीं हो जाते, डिसेंड डाउन नहीं होते हैं। तो क्या किया जाता है, बाय द सर्जरी, सर्जरी करके और फिर मतलब जो टेस्टिस है उनको नीचे स्कोटल सैक के अंदर पास किया जाता है। तो जो प्रोस्पर्जेंस है डिसेंडेंस की, जो मतलब एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की तरफ स्कोटल सैक की तरफ जो टेस्टिस नहीं आ पाए, वो उसकी उस प्रोस्पर्जेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रेप्टो क्रिप्टोऑर्किडिज्म। और जो बाई सर्जिकल प्रोसेस एब्डोमिनल कैविटी से जो टेस्टिस है उनको स्कोटल सैक के अंदर लेके आए उसको बोला जाता है ऑर्कियोप्सी। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्कियोप्सी। ऑर्कियोप्सी सर्जिकल मेथड से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर से जो टेस्टिस है उनको स्कोटल सैक में लेकर आए हैं, डिसेंड डाउन किया उनको, उसको बोलेंगे ऑर्कियोप्सी। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो असेसरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है। तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल है,
उसके अलावा जो काउपर्स ग्लैंड है, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड इसको बोला जाता है, वो होती है। एंड थर्ड अनपेयर्ड जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, और इसके अलावा जो पेनिस है जो कि एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं जिसको हम, वो भी किस में इंक्लूड होगा, एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेमिनल वेसिकल के बारे में। तो सेमिनल वेसिकल है वो एक एंडोडर्मल डेवलपमेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोडर्मली डेवलप्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम 60% कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब जो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड होगा वो कितना होगा, अराउंड द 60%। इसके अंदर जो सेमिनल वेसिकल है ये और वास डिफरेंस, ये दोनों इकट्ठे होके क्या बना देंगे, इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि प्रोस्टेट पार्ट है यूरिथेरा का, वहां पे जाके ओपन होता है। सेमिनल वेसिकल है वो एक एंडोडर्मली डेवलप्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिसका जो फ्लूइड सिक्रेशन करेगी, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड है उसका सिक्रेशन करेगी, तो उसकी अमाउंट लगभग 60% होगी। सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस है, ये दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट होती है उसकी फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट है उसकी फॉर्मेशन ये कर लेंगे, जो कि प्रोस्टेटिक पार्ट है यूरिथेरा का, वहां पे जाके ये ओपन होता है। जो सीक्रेशन है, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड जो सीक्रेट हो रहा है यहाँ पे, ये कलरलेस होता है एंड ओडरलेस होता है। ना ही इसका कोई कलर होता है, ना ही इसकी कोई ओडर होती है। इसके अंदर फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज का काम क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फ्रक्टोज है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कि स्पर्म्स की मूवमेंट में हेल्प करेगी। जो स्पर्म्स है वो आगे मूव करेंगे तो उसमें उनको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलेगी, फ्रक्टोज से मिलेगी। इसके अलावा इसके अंदर सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, फाइब्रोजन भी प्रेजेंट होता है, क्लोटिंग एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इंसोस्टियल एंड प्रोस्टग्लैंडिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो मेन तो यहाँ पे क्या है, फ्रक्टोज है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का। ये एक सिंगल वॉलनट शेप होता है। ये वाली जो ग्लैंड है, ये वाली जो ग्लैंड है ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका डेवलपमेंट क्या, एंडोडर्मिनल डेवलपमेंट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये लोकेशन कहाँ होगी, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है और इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो प्रेजेंट है। बात करें सिक्रेशन की तो इसका जो सिक्रेशन है वो ओनली 30% होगा। सेमिनल वेसिकल फ्लूइड का हमने देखा था जो वहां पे 60% सिक्रेशन हो रहा था, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रेशन होगा वो ओनली 30% होगा। और जो इससे जो फ्लूइड है उसके अंदर फाउल स्मेल होगी, एक अजीब सी स्मेल होगी, जिसको अरोमा ऑफ सीमेन भी बोला जाता है। अरोमा ऑफ सीमेन नीट का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। द सिक्रेशन ऑफ कंपोज ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, सिक्रेशन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, जो कि क्या करने का काम करेगा, क्लोट डिजोल्विंग एंजाइम की तरह वो काम करेगा। और वो एंजाइम कौन सा होगा, फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है, फाइब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट है। फाइब्रिनोलाइसिन क्लोट डिजोल्विंग एंजाइम। देखो हमने पढ़ा था कि जो सेमिनल सॉरी जो एपिडर्मिस है वहां पे स्टोरेज हो रहा है, जो हमारे स्पर्म्स थे उनका स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। और स्टोरेज की वजह से क्या होगा, वहां पे जो स्पर्म्स है वो एक डॉट लाइक नॉन मोटाइल फॉर्म में होंगे, उनको मोटाइल फॉर्म में लाना है तो उसके लिए उन क्लोटिंग हो रखी है, उनको डिजोल्व करने की जरूरत है, उन क्लोट्स को डिजोल्व करने की जरूरत है। और उस क्लोट्स को डिजोल्व करने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम है वो वहां पे काम करेगा। एल्कलाइन सिक्रेशन होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेशन होता है वो, और जो कि स्पर्म्स को एक्टिव करने का काम करेगा। जो सिक्रेशन है वो एल्कलाइन होगा नेचर में, और वो स्पर्म्स है उनको एक्टिव करने का यहाँ पे काम करेगा। इसके बाद बात करते हैं, ये देखिए पूरा का पूरा डायग्राम है, कैसे कैसे कौन कौन से
डक्ट्स है वो कैसे कैसे काम कर रही है वो देखना है। तो पहले तो वास्ट डिफरेंस ही है, वास्ट डिफरेंस है वो क्या कर रही है, एपिडाइमिस के पास स्टोर्ड जो स्पर्म्स थे उनको लेके जाएगी, कहाँ पे लेके जाएगी, सेमिनल वेसिकल के पास। सेमिनल वेसिकल और वास्ट डिफरेंस ये दोनों मिलके किसकी, इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन कर लेंगे। इजैकुलेटरी डक्ट से फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो प्रोस्टेट फ्लूइड है वो रिलीज होगा, जो 30% फ्लूइड यहाँ से रिलीज होना है, जिसकी फाउल स्मेल है, अरोमा ऑफ स्पर्म बोला जाता है जिसको। तो यहाँ से पूरा का पूरा जो इजैकुलेटरी फ्लूइड है वो प्रिपेयर हो चुका है, ये थ्रू द यूरिथेरा आगे फिर पास किया जाएगा। और यहाँ पे बल्बो यूरेथेरल काउपर्स ग्लैंड भी इसको जो बोला जाता है, तो ये भी एक अपना सिक्रेशन, फ्लूइड सिक्रेशन ऐड करती है इसके अंदर। तो ये पूरा का पूरा जो डक्ट्स का डायग्राम है वो। उसके बाद बात करते हैं यूरिथेरा की, भाई यूरिथेरा का क्या काम है। तो हमें पता है कि भाई यूरिथेरा है वो एक कॉमन पाथवे, किसके लिए, फ्लो ऑफ यूरिन एज वेल एज फ्लो ऑफ द सीमेन, दोनों के लिए एक कॉमन पाथवे जिसमें यूरिन एंड सीमेंस दोनों पास होते हैं। लेकिन सेम टाइम पे ये नहीं होता कि भाई उसी टाइम पे सीमेन पास हो रहे उसी टाइम यूरिन पास हो रहे, ऐसा नहीं होता, सेम टाइम पे दोनों चीज पास नहीं हो सकती है। जो यूरिथेरा है मेल्स का, वो फीमेल से अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मतलब लॉन्ग साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। हम बात करें यूरिथेरल पार्ट जो है वो मेल्स का बड़ा होता है। और ये पार्ट है ये किससे सराउंडेड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, चारों तरफ से इसको घेरे हुए होती है। उसके बाद बात करते हैं हम सीमेन की। सीमेन है वो मिक्सचर होता है किसका, स्पर्म का मिक्सचर एंड सेमिनल वेसिकल सेमिनल फ्लूइड का मिक्सचर है। इसके अंदर मतलब ग्लैंड्स का जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके अलावा काउपर्स ग्लैंड है, उन सब का जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो, और स्पर्म, ये सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। द सीक्रेशन ऑफ सेमिफेरस ट्यूबुल, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, क्या क्या प्रेजेंट है, वही सेमिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर क्या इसकी फॉर्मेशन हुई थी, स्पर्म की, तो ऑब्वियसली स्पर्म होगा। एंड द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल जो काउपर्स ग्लैंड है उसका सीक्रेशन, ये सारे सीमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पाथवे की बात करें तो पाथवे में सबसे पहले हमें पता है कि सेमीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, रेटी टेस्टिस के पास भेजा जाता है, वहां पे स्टोर होंगे कुछ टाइम के लिए वास एफरेंस। देन एपिडाइमिस के पास टेम्परली स्टोर होंगे, जो डक्ट एपिडाइमिस है वो आगे पास करेगी स्पर्म्स को, और वहां से फिर वास डिफरेंस के पास, वास डिफरेंस से एम्पुला, और एम्पुला से फिर इजेकुलेटरी डक्ट है, और इजेकुलेटरी डक्ट है वो फिर यूरिथेरा, और देन जो पेनिस एक्स्ट्रा जेनिटल पार्ट है वहां से वो जो फीमेल वजाइना उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा पाथवे है, पाथवे ऑफ स्पर्म। कंटेंट क्या क्या प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल का हमने पढ़ा था कि भाई जो 60% है, 60% जो सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड मिक्सअप होगा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, सिट्रिक एसिड, फ्रक्टोज, फाइब्रोजन, क्लोटिंग एंजाइम, प्रोस्टग्लैंडिन एंड इनोस्टियोल, ये प्रेजेंट होते हैं। और बात करें सीमेन की, तो सीमेन एक पर इजाकुलेशन 2 to 4 ml सीमेन रिलीज होता है, ठीक है, 2 to 4 ml सीमेन रिलीज होता है पर इजैकुलेशन। इसका कलर व्हाइटिश येलो होगा। पीएच की बात करें तो 7.5 to 8, मतलब स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन नेचर होता है। और जो स्मेल है वो फाउल स्मेलिंग होती है, अरोमा ऑफ सीमेन जिसको हम बोलते हैं। बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन की, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन से ऑलमोस्ट सबसे जो 30% सिक्रेशन था उसमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, एंड फाइब्रोनोलाइसिन एंजाइम जो कि क्लोटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा था, मतलब जो क्लोट्स उनको डिजोल्व करने का काम कर रहा था। तो ये सारे के सारे जो ओवरऑल कंपोजिशन वो हो गए। उसके बाद स्पर्म काउंट की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मतलब पर इजाकुलेशन 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। मान लो 2 ml जो सीमेन है वो रिलीज हुआ, तो उसके अंदर कितने 200 मिलियंस स्पर्म है उसके साथ
इजैकुलेट हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। जो कि इनकी नॉर्मल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 60% स्पर्म्स उसमें से नॉर्मल होने चाहिए, मतलब उनका सेफ साइज नॉर्मल होना चाहिए, और 40% एटलीस्ट वो विग्रियस मोटिलिटी होनी चाहिए, मतलब उनकी जो एक्टिविटी है, जो स्पीड है उनकी, वो एक मेंटेनेंस में रहनी चाहिए। ये नहीं कि भाई बिल्कुल स्लो मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो वजाइना होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है, ये डैमेज हो जाते हैं वहां पे जाने के। तो 60% की जो शेप है वो नॉर्मल होनी चाहिए, शेप एंड साइज, और 40% है वो विग्रियस मोटिलिटी होनी चाहिए उनकी। फिर बात करते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है कि जो स्पर्म्स है वो जो स्पर्म काउंट है जो हमने पढ़ा था 200 to 300 मिलियन पर इजैकुलेशन, वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो वो उस किस में काउंट करेंगे, ओलिगोस्पर्मिया, मतलब जो पर स्पर्म काउंट के अकॉर्डिंग जितने स्पर्म्स रिलीज होने चाहिए उतने नहीं हो पा रहे। एजोस्पर्मिया, इसमें क्या होता है कि जो सीमेन है उसके अंदर स्पर्म ही नहीं प्रेजेंट है, स्पर्म है वो अब्सेंट है। एंड नेक्रोजुस्पर्मिया, इसके अंदर क्या होता है, इट रिफर द प्रेजेंस ऑफ डेड स्पर्म, जो सीमेन है उसके अंदर डेड स्पर्म्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं नेक्रोजुस्पर्मिया। फिर बात करते हैं इंसेमिनेशन की। तो इंसेमिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो सीमेंस है उनको फीमेल बॉडी के अंदर इंसेमिनेट किया जाता है, रिलीज किया जाता है। कैपिस्टेशन की बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को इंक्लूड कर रहा है, कैपिस्टेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा है, उसी प्रोसेस को हम कैपिस्टेशन बोलते हैं। ये आगे हमें पूरा डिटेल पढ़ना है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे। जो डॉटेड सीमेन है वो इमिडिएटली जो इंसेमिनेशन होने से कुछ टाइम पहले जो एंजाइम्स हैं उनकी वजह से एक्टिव होंगे, और उनके जो क्लोट्स हैं वो क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। एक्टिव किसकी वजह से हो रहे हैं, फाइब्रोनोलाइसिन जो एंजाइम है उसकी वजह से एक्टिव होंगे। विद इन 1 आवर जो डिजोल्यूशन हो गया उसके विद इन आवर ये एक्टिवेट हो जाते हैं, विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में ही ये अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। स्पर्म से उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो फ्रैक्टोज सेमिनल वेसिकल से रिलीज हो रहा है वहां से एनर्जी मिलेगी, और इनकी स्पीड अप्रोक्स कितनी होनी चाहिए, 3 to 4 mm पर मिनट। ये पूरा जो मूवमेंट वाला प्रोसेस है कि कितनी स्पीड के साथ कहाँ पे जाके कैसे अटैच होंगे, वो पूरा का पूरा हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं लास्ट जो पार्ट बच के पेनिस, ये हाईली डेस्टेबल पार्ट है, और इसको एक्सटर्नल जेनेटिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन फंक्शन है कि जो सीमेन है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसेमिनेट करना। बात करें हम स्ट्रक्चर की, तो जो ग्लैन पेनिस होता है इसको क्लोट्रियल भी बोला जाता है, इसके इक्वल माना जाता है, क्लोट्रियल के इक्वल माना जाता है ग्लैन पेनिस को। इसके अंदर अलग अलग 3 टाइप के अलग अलग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो इसके इरेक्टेशन में उस हेल्प करते हैं कि कैसे कैसे जो रिलैक्सेशन और इरेक्टेशन हो रहा है वो कैसे चल रहा है। तो ये मेनली जो ब्लड सप्लाई है उसकी वजह से पूरी प्रोसेस चलती है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि टिश्यू जो ट्यूनिका एल्ग्यूनिया है, ये क्या है, ये स्पोर्टिव टिश्यू की तरह काम करेगा। एक टिश्यू है वो स्पोर्टिव टिश्यू की तरह काम करेगा, और जो इधर है कॉर्पेना कार्नोसा, ये ब्लड सप्लाई में हेल्प करेगा। हिस्टोलॉजी पढ़ लेते हैं, कौन कौन से टिश्यू है वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये स्पोर्टिव टिश्यू की तरह काम करेगा। इस अंदर क्या प्रेजेंट है, वाइट इरेगुलर कोलेजन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जो कि गैलन पेनिस के जो चारों तरफ स्किन है उसकी कवरिंग होनी है नहीं होनी है वो भी इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा टिश्यू है वो है कॉर्पस स्पंजियस्मम एंड कॉर्पोरा कावर्नेसा। ये दोनों के दोनों टिश्यू है, ये ब्लड सप्लाई को कंटिन्यू करते हैं। जब इरेक्शन होता है उस टाइम पे ये जो पेनिस की थिकनिंग का काम कर रहे हैं, उसके लेंथनिंग का काम करने, हार्डनिंग का काम करने और इंसेमिनेशन का काम कर रहा है। तो वहां पे ये दोनों टिश्यू काम करेंगे, कॉर्पस स्पॉन्जियोस्पर्म एंड
कॉर्पोरा कवर्नोशा, ये दोनों के दोनों वहां पे काम करेंगे। फिर बात करते हैं जो गैलन पेनिस होता है उसके बारे में। जो गैलन पेनिस है ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो सेंसिटिव सेक्सुअल पार्ट होता है मेल का यही होता है, जो सेंसेशन फील होती है कि वो एक्टिव है नहीं है, ये चीज भी किसके ऊपर, गैलन पेनिस के ऊपर डिपेंड करती है। जो उसकी स्किन है और लूज स्किन से कवर्ड है उसको हम फोर्स स्किन बोलते हैं। और इसके गैलन पेनिस के ऊपर कोई किसी टाइप के हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते, कोई स्वीट ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होती। यहाँ पे सबसे ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ऑयली फ्लूइड जो कि रिलीज करती है, और उस ग्लैंड को हम बोलते हैं टाइसन ग्लैंड। तो आज की क्लास में जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हमने जो अलग अलग पार्ट्स कवर किए हैं वो है एपिडाइमिस। एपिडाइमिस का काम था कि भाई वो कुछ टाइम पीरियड के लिए टेम्परली स्टोर कर रही है। उसके बाद वेस्टिगोटोमी जिसमें दोनों जो वास अफ्रेंसिया है उनको कट करके और बाइंड अप कर दिया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ना हो। उसके बाद हमने जो असेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके बारे में पढ़ा था, सेमिनल वेसिकल, कार्पर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। इस और कोपुलेटरी ऑर्गन के बारे में, सेमिनल वेसिकल वो 60% फ्लूइड रिलीज करेगी जिसके अंदर फ्रक्टोज है वो मेन रोल प्ले करेगा एनर्जी प्रोवाइड करने का। प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिक्रेशन करती है 30%, और उसकी जो स्मेल है वो फाउल स्मेल होती है, अरोमा ऑफ सीमेन भी उसको बोला जाता है। इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोलाइसिन जो कि क्लोट डिसोल्यूशन का काम करता है। उसके अलावा यूरिथेरा है। यूरिथेरा वो कॉमन पाथवे है यूरिन एंड सीमेन दोनों का, और ये मेल्स का जो यूरिथेरा है वो फीमेल्स के यूरिथेरा से साइज में बड़ा होता है, लार्जर, मच लार्जर होता है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। सीमेन है, सीमेन मिक्सचर है स्पर्म एंड सेमिनल वेसिकल का। ये पूरा पाथवे था, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके कवर कर लेना। कंटेंट बता दिया गया अलग अलग सेमिनल वेसिकल से कौन कौन सा कंटेंट रिलीज हो रहा है, सीमेन की क्या कंपोजिशन होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या क्या रिलीज हो रहा है, क्या कैसे कैसे वो फंक्शनिंग कर रहे हैं, स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए पर इजैकुलेशन वो पूरी डिटेल दे दी है, कितने परसेंट जो स्पर्म है वो उसकी सेप साइज कितनी होनी है, अराउंड 60% की जो सेप साइज नॉर्मल होनी चाहिए, 40% है वो विग्रियस मोटिलिटी होनी चाहिए, उनकी जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर नॉर्मल स्पर्म काउंट नहीं है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। अगर अब्सेंस ऑफ स्पर्म है सीमेन में के अंदर तो उसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं। और नेक्रोजोस्पर्मिया बोलेंगे जिसमें सीमेन के अंदर डेड स्पर्म प्रेजेंट है। इसके अलावा इंसेमिनेशन जो स्पर्म्स को फीमेल ट्रैक के अंदर इंसेमिनेट कर रहे हैं उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलेंगे। एंड देन उसके बाद वही जो फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्पर्म के मूवमेंट के लिए। लास्ट पार्ट होता है पेनिस, तो कि वो एक एक्स्ट्रल जेनिटल पार्ट है, इंसेमिनेशन का मेन फंक्शनिंग है। इसके अंदर 3 टिश्यू प्रेजेंट है। तीनों टिश्यू का एक तो ट्यूनिका एल्विजिनिया है, इसके अलावा कार्पस स्पॉन्जियम है एंड कार्पोरा कवर्नोसा है। ये तीनों का अलग अलग काम है। ट्यूनिका है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड कार्पस स्पॉन्जियम एंड कार्पोरा कवर्नोसा है ये दोनों ही ब्लड सप्लाई को कैरी करते हैं। ब्लड हाई ब्लड सप्लाई होती है जब इरेक्टेशन होता है, लेंथिंग इंक्रीज होती है, हार्डनिंग होती है, और इंसेमिनेशन प्रोसेस में जो कि हेल्प करते हैं, इजीली इंसेमिनेशन प्रोसेस है वो हो जाती है। तो ये दोनों के दोनों जो टिश्यू हैं ये इंसेमिनेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। इसके अलावा गैलन पेनिस है। गैलन पेनिस है ये एक सेंसिटिव पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी का, जो वो सेंसेशन फील कर रहा है वो क्या मतलब कि कौन से पार्ट से, गैलन पेनिस से वो इस पूरी के जो सेंसिटिव फीलिंग है वो वहीं से फील कर पाता है कि वो एक्टिव है नहीं है, वो सारी फील्स वहीं से मिलती है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा एनसीईआरटी से उठाया हुआ मैटर है, तो एक बार ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी जरूर कवर अप कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।